नमस्कार साथियों, मैं विनोद कश्यप स्वागत करता हूं आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चाणक्य क्लासेस की जो टीम है वो आप लोगों के सामने पीछे गत वर्ष के अंदर हुए जितने भी पेपर हैं उन पेपरों के अंदर आने वाले अपने अपने सब्जेक्ट के प्रश्नों को क्या कर रही है, सॉल्व करवा रही है। इससे पहले मैंने भी आपको 2 पेपर सॉल्व करवा दिए सेकंड ग्रेड के, जो री एग्ज़ाम के अंतर्गत हुए थे। आज भी हम उसी प्रकार एक पेपर लेकर आए हैं और आज का जो पेपर है दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक 2022 के अंदर हुआ था ये, और ग्रुप ए का ये क्या है, पेपर है। और आप लोगों को पता है मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको इतिहास के प्रश्न। तो चलिए साथियों, करते हैं इतिहास के प्रश्न। ये पेपर जो है दोस्तों 29 जनवरी को ये पेपर हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 29 जनवरी को जो ये पेपर हुआ है, ये पेपर 29 जनवरी 2023 को, इसके अंदर इतिहास के कुल कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। कुल क्वेश्चन 100 थे और उसमें इतिहास के क्वेश्चन जो थे वो कितने थे, 10 थे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम उन इतिहास के क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया 87 नंबर पर, और 87 नंबर पर जो क्वेश्चन था आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं कई बार आपको एक बात बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि सभ्यताओं से रिलेटेड प्रश्न हमेशा हर एग्ज़ाम के अंदर आता है। और ज़्यादातर वो सभ्यताएं जो हैं वो कौन कौन सी देता है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, और अगर हम बात करें तो बालाथल, और एक आती है बैराठ। ये सभ्यताओं से वो क्वेश्चन जरूर पुट करता है और वो इनमें थोड़ा डीप भी चला जाता है और कहीं ऊपरी क्वेश्चन भी कर लेता है। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो बड़ा साधारण क्वेश्चन है ये, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले अपनी इस सभ्यता का, इस क्वेश्चन का उत्तर लेते हैं कि धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है। तो याद रखिएगा, धूलकोट के नाम से आहड़ सभ्यता को क्या है, कहा, पुकारा जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जिक्र करें अगर कुछ एक्स्ट्रा, तो मैं सबसे पहले इस धूलकोट शब्द को ही ले लेता हूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो धूलकोट शब्द है, ये धूलकोट आहड़ को कहा जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा धूलकोट शब्द जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो स्थानीय भाषा में आहड़ को किसके नाम से पुकारते हैं, धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा भी इसके कई जो हैं वो क्या हैं, मतलब है ना, आप बोलोगे तो नाम है। जैसा कि मैं इसके अलावा एक नाम और लेता हूँ, और वो नाम आता है ताम्र नगरी या ताम्रयुगीन सभ्यता, जिसके अंदर हम लेंगे उसका नाम क्या है, ताम्र नगरी, ठीक है ना, ताम्र नगरी, ताम्रयुगीन ताम्र नगरी। ताम्र नगरी शब्द जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये आहड़ का क्या है, प्राचीन नाम है। अगर क्वेश्चन ये आए कि आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बोलोगे आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्र नगरी है। लेकिन अगर हम बात करें एक नाम और जो इसका उपनाम है, और वो है अघाटपुर। इस अघाटपुर को अघाट दुर्ग भी कहा जाता है, अघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इस नाम की तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो नाम है, ये नाम 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य इस सभ्यता को अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। अगर बात करें आहड़ की, तो इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट भी मैं आपको बताऊं तो आहड़ याद रखिएगा ग्रामीण सभ्यता है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण क्या है, सभ्यता है। आहड़ जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। दूसरी अगर हम बात करें आहड़ के बारे में कि आहड़ ग्रामीण सभ्यता है, और साथ ही साथ याद रखिएगा आहड़ आयड़ नदी के किनारे पर क्या है, हमें ये सभ्यता प्राप्त हुई है। इससे पहले मैंने आपको इस एक पेपर जो था सेकंड ग्रेड का, उसके अंदर भी आहड़ सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तब मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल में बताया था कि ये आयड़ नदी जो है, जो आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे पर विकसित है, यही आगे जाकर उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च के नाम से क्या हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट जो हैं वो आहड़ सभ्यता से रिलेटेड रहे हैं। तो धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है, आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। यदि अगर हम इसके बारे में कुछ और भी बात करें तो ये याद रखिएगा, इसका उत्खनन कार्य और इसकी खोज जो थी वो सबसे पहले 1953 के अंदर याद रखिएगा अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी, और फिर उसके बाद यहाँ पर उत्खनन कार्य करने के लिए 1956 के अंदर किसे भेज दिया गया था, ठीक है ना, रतन चंद्र अग्रवाल को भेजा गया था, RC अग्रवाल। और उसके बाद वहाँ पर बाद में समय समय पर कई लोगों को क्या किया गया है, उत्खनन के लिए भेजा गया है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आहड़ सभ्यता का खोजकर्ता जो है वो कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास है, और 1953 में उसने इस सभ्यता की क्या की थी, खोज
की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार, और इसी प्रकार उस नेक्स्ट क्वेश्चन की भी व्याख्या करते हैं। यहाँ आता है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। देखिए दोस्तों फिर वही आ गई बात, मैंने कहा ये लगभग क्या करता है 4-5 सभ्यताओं के इर्द गिर्द ही घूमता है और वहीं से क्वेश्चन पुट करता है। अब यहाँ पर देख लीजिए वो कह रहा है कि कौन सी सभ्यता जो है वो कांतली नदी के उद्गम पर है। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लें तो एक एक कर बात करते हैं। हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले रंग महल की। तो याद रखिएगा दोस्तों रंग महल जो है वो अपने आप के अंदर किस नदी के किनारे पर है, घग्गर नदी के किनारे पर है। फिर हम अगर बात करें बैराट की तो याद रखिएगा बैराट सभ्यता जो है वो हमें किस नदी के किनारे पर प्राप्त होती है, बाणगंगा नदी के किनारे पर क्या होती है, प्राप्त होती है। और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा भी किस नदी के किनारे पर प्राप्त होती है, घग्गर नदी के किनारे पर प्राप्त होती है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है गणेश्वर, और गणेश्वर जो सभ्यता है वो हमें किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुई है, कांतली नदी के किनारे पर प्राप्त हुई है, जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि गणेश्वर सभ्यता इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि ये किसने कहा है, तो याद रखिएगा ये विजय कुमार के द्वारा ये कहा गया है। जब विजय कुमार जी को इस सभ्यता के उत्खनन के साथ जोड़ा गया था, ठीक है ना, उस समय विजय कुमार जी जो हैं वो आरसी अग्रवाल के साथ जुड़े थे। तब इन्होंने यहाँ के तांबे को देखकर और तांबे की कार्बन विधि से इसकी जो है कालक्रम निकालकर उन्होंने इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी का नाम दिया था। तो ये भी याद रखिए ये शब्द जो है ये किस सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया गया है, गणेश्वर सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या आता है, 3 आता है कि कौन सी सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर है। तो आप बोलोगे कौन सी सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर है, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करते हुए कि नेक्स्ट बात है कि रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बड़ा ही साधारण भी है, लेकिन इसको हम अगर पूरी डिटेल में लें तो सबसे पहली बात तो ये रणथंबोर के चौहानों की बात कर रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ किसकी बात कर रहा है, ये रणथंबोर के चौहानों की बात कर रहा है। तो रणथंबोर के चौहानों की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले अजमेर के चौहानों का खात्मा बता रहा हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि रणथंबोर के चौहान जो है वो किस तरह स्थापित हुए हैं। घटना है ये 1192 की। 1192 के अंदर एक युद्ध लड़ा गया इतिहास में, जिस युद्ध को तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये द्वितीय युद्ध जो है ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान अर्थात जिसे हम तृतीय कहते हैं उसके मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध का परिणाम ये रहा था कि तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर गोरी जीत गया था, तराइन का सेकंड युद्ध या द्वितीय युद्ध, और इस युद्ध के अंदर गोरी जीत गया था और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या हो गया था, हार गया था। तो इसका मतलब गोरी को जीतने के बाद गोरी की सत्ता जो थी वो दिल्ली और याद रखिएगा अजमेर के क्षेत्रों में हो गई थी। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान का अजमेर जो है वो गोरी के अधिकार में आ गया और गोरी ने बाद में इन सभी क्षेत्रों को अपने एक सेना नायक, अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। अब यहाँ से समझिए आप इन चीज़ों को। इस युद्ध के अंदर गोरी जीता था और गोरी इस युद्ध के अंदर जीता था और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम ये पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासों के आधार पर कि कहीं ना कहीं इस ग्रंथ के आधार पर यह माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर चले गए और वहां जाकर उसकी आंखें फोड़ दी। और बाद में, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ के आधार पर जो चंद्रबरदाई ने लिखा है उसके आधार पर। और बाद में कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने ही, याद रखिएगा, जब पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की हत्या की तो बाद में चंद्रबरदाई ने किसकी हत्या कर दी, पृथ्वीराज चौहान की। हम ये पढ़ रहे हैं केवल पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के आधार पर, लेकिन यदि हम बात करें किसके आधार पर, यदि हम बात करें साधारण बेस पर, तो याद रखिएगा ट्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर सिरसा के आसपास, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की छतरी जो है वो काबुल में बनी हुई है, गजनी में बनी हुई है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये अब बात कर रहे हैं हम यहाँ से, तो आगे बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान का एक भाई था जिसका नाम था हरिराज, और याद रखिएगा ये पृथ्वीराज चौहान का भाई है। और एक पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था जिसका नाम था गोविंदराज। गोविंदराज चौहान जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला जाता है 1194 में, ध्यान रखिएगा।
और 1194 में जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाता है तो वहाँ उसे ये कहता है कि मैं आपके नाम से अजमेर का शासन कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये है कि अपने आप में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अजमेर का शासन किसको दे देता है, पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज को दे देता है। लेकिन ये बात हरिराज को सही नहीं लगती है और हरिराज एक सेना लेकर किस पर आक्रमण कर देता है, हरिराज एक सेना लेकर आक्रमण कर देता है गोविंदराज के ऊपर, और गोविंदराज उस युद्ध में हार जाता है और हरिराज का अधिकार हो जाता है किस क्षेत्र के ऊपर, अजमेर पर। अब गोविंदराज जो है इस अजमेर को अपने हाथ से छीन जाने के बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप के अंदर एक बड़ी सेना लेकर पुनः, याद रखिएगा, अजमेर पर आक्रमण करता है। उस दौरान हरिराज आत्महत्या कर लेता है और अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अजमेर किसको नहीं सौंपता है, वो अजमेर पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज को नहीं सौंपता है। और यहाँ से ही याद रखिएगा 1194 में इस गोविंदराज को वो कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करने के लिए कौन सी जागीर देता है, रणथंबोर की जागीर देता है। इस तरह सबसे पहली बार रणथंबोर के अंदर चौहान जो हैं वो, ठीक है ना, आए और उन चौहानों को लाने वाला पहला व्यक्ति था वो कौन था, गोविंदराज। इसीलिए रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक किसे कहा गया है, गोविंदराज चौहान को कहा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आता है, आप देख लीजिए, गोविंदराज चौहान नंबर 4 पर है। तो इसका मतलब रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, गोविंदराज। और गोविंदराज ने रणथंबोर के चौहानों की स्थापना कब की थी, 1194 ईस्वी के अंदर गोविंदराज गद्दी पर आकर बैठा था। ये पहला शासक रणथंबोर के चौहानों का है जो पृथ्वीराज चौहान का क्या था, पुत्र था। तो ये क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों, ठीक है। और इसकी आशा करता हूँ इसकी व्याख्या से आपको इसकी पूरी डिटेल मिली होगी और आपको ये पता लगा होगा कि किस तरह अजमेर की सत्ता छोड़कर ये लोग किधर की तरफ आ गए थे, रणथंबोर की तरफ आ गए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो है का मैदान किस जिले में स्थित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और नो डाउट हमें कई बार इस तरह के सरल क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं। तो चलिए, पहली बात तो इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में मैं इससे पीछे के वीडियो के अंदर भी आपको इसके नामों को लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ और इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले तो हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध के बारे में ही चर्चा करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किस किस के मध्य हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक थे, महाराणा प्रताप और वर्सेज, ठीक है ना, मुगल बादशाह किसके मध्य हुआ, अकबर के मध्य हुआ। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इस युद्ध के अंदर अकबर स्वयं लड़ने के लिए नहीं आया था। अकबर ने इस युद्ध का मुख्य सेनापति जो है वो किसको बनाया था, आमेर के मान सिंह को बनाया था, अर्थात मान सिंह प्रथम या मान सिंह कछवा को बनाया था, ध्यान रखिएगा। और मान सिंह कछवा के साथ ही यहाँ पर एक सहयोगी भेजा गया था और सहयोगी सेनापति जो था उसका नाम क्या था, आसफ खां। अब ये युद्ध जो है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, महाराणा प्रताप के साथ जब अकबर का युद्ध हुआ तो ये युद्ध जो है वो युद्ध कब लड़ा गया, तो ये थोड़ा बात कर लेते हैं। इस युद्ध की डेट है 18 जून सन 1576, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध की तारीख जो है वो 21 जून 1576 भी बताते हैं। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, कहीं जगह पर 21 मिल जाएगी लेकिन वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा दी गई है। अब इस युद्ध की बात करें तो ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है, इस हल्दी घाटी को युद्ध को लड़ा कहाँ गया, ये हल्दी घाटी का युद्ध का जो क्षेत्र है, अर्थात ये हल्दी घाटी जो है वो हमारे वर्तमान के अंदर जिस क्षेत्र में पड़ती है वो क्षेत्र है राजसमंद। ध्यान रखिएगा, कौन सा क्षेत्र है, राजसमंद। तो इसका क्वेश्चन का नंबर का आंसर जो है वो 3 है। अब दिक्कत ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो हल्दी घाटी के कारण हुआ या ये घाटी जो है वो किस कारण से हल्दी घाटी कहलाती है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ हल्दी घाटी को अनेक नामों से जाना गया है, जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। गोगुंदा का युद्ध जो है वो किसने कहा, गोगुंदा का युद्ध कहा था, इस युद्ध के अंदर प्रत्यक्षदर्शी एक इतिहासकार था जिसका नाम था बदायूनी। बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है और खमनोर का युद्ध जो है वो इस युद्ध को किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल ने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब बदायूनी जो है वो इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहता है, नंबर 1 चीज। दूसरी बात ये याद रखिएगा, गोगुंदा जो है दोस्तों वर्तमान के अंदर कहाँ पड़ता है, गोगुंदा वर्तमान में उदयपुर में पड़ता है और खमनोर जो है वो याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, खमनोर जो है वो कहाँ पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। अब होता ये है कि इन दोनों क्षेत्रों के मध्य एक घाटी होती है
और उस घाटी की मिट्टी जो है, उस मिट्टी का कलर जो है वो किसके समान होता है? हल्दी के समान होता है। इसीलिए उस घाटी को किसके नाम से पुकारा जाता है? हल्दी घाटी के नाम से पुकारा जाता है। और वो हल्दी घाटी जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर पड़ती है? राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, राजसमंद जिले के अंदर पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा। और रही बात इस युद्ध के संपूर्ण विवरण की, तो हम बात करेंगे यदि जब हमारी क्लासें पूर्ण रूप से ऐप पर आ जाएंगी और साथ ही साथ कई ऐसे वीडियोस जो धीरे धीरे क्वेश्चनों के माध्यम से हमारे सामने आएंगे, तो हम इस युद्ध की भी पूरी क्या करेंगे? डिटेल ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और याद रखिएगा हल्दी घाटी का प्रसिद्ध मैदान जो है वो राजस्थान के किस जिले में आता है? राजसमंद जिले के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है और वो है रिलेटेड 1857 की क्रांति से। दोस्तों बात करें तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों है कि मेवाड़ के महाराणा कौन थे। तो सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि 1857 की क्रांति के आधार पर उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? उस समय मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह जी। दोस्तों याद होगा आपको, इन महाराणा स्वरूप सिंह जी की 1857 की क्रांति के दौरान हम एक घटना पढ़ते हैं। और ये घटना कब होती है? जिस समय क्या होता है कि नीमच के सैनिक जो हैं वो 40 अंग्रेज अधिकारियों का पीछा करते हुए चित्तौड़गढ़ के अंदर डूंगला नाम के स्थान पर आ जाते हैं। और डूंगला नाम के स्थान पर रूंगा राम किसान के घर पर उन्हें बंदी बनाकर वहां रख लिया जाता है। उस समय कैप्टन शावर्स, जो कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होता है, वो उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को बचाने के लिए महाराणा स्वरूप सिंह से क्या करता है? सैनिक सहायता मांगता है। और महाराणा स्वरूप सिंह फिर क्या करते हैं? उन्हें अपनी सैनिक सहायता देते हैं। कैप्टन शावर्स उन सैनिक सहायता से वो कहाँ पहुँचता है? डूंगला। और उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को वो बचाकर कहाँ ले आता है? याद रखिएगा, वो ले आता है मेवाड़ अर्थात उदयपुर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना, 40 अंग्रेज अधिकारी जो हैं उनको बंदी बनाया गया कहाँ पर? डूंगला में। और डूंगला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। अब उस डूंगला नामक स्थान पर कैप्टन शावर्स एक बड़ी सेना लेकर जाते हैं और उन 40 लोगों को बचा लेते हैं। और उन 40 लोगों को बचाने के बाद याद रखिएगा वो डूंगला से उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को कहाँ ले आते हैं? उदयपुर। और उदयपुर लाकर वो किसकी शरण में ले आते हैं? उदयपुर लाकर वो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को सौंप देते हैं। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के अंदर मेवाड़ के कौन से महाराणा थे जिन्होंने, ठीक है ना, अंग्रेजों को अपने यहाँ शरण दी? वो थे मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। इन स्वरूप सिंह की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई, मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ, लेकिन पहले अपनी इस चीज़ को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अब वो उदयपुर आ जाते हैं। उदयपुर आने के बाद महाराणा स्वरूप सिंह को ये काम सौंपा जाता है कि वो उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को अपने यहाँ शरण दें, उन्हें यहाँ पर रखें। इसीलिए मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को, याद रखिएगा, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी उन 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण देते हैं। और ये शरण कहाँ देते हैं? ये शरण देते हैं जग मंदिर के महलों के अंदर। ध्यान रखिएगा, जो पिछोला झील के अंदर क्या है? बने हुए हैं। ये जग मंदिर के महलों में वो 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण देते हैं और साथ ही साथ उनकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। और उनकी देखभाल के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसका नाम होता है गोकुल चंद मेहता। याद रखिएगा दोस्तों, गोकुल चंद मेहता। गोकुल चंद मेहता वो व्यक्ति था जो पिछोला झील के अंदर, ठीक है ना, बने जग मंदिर के महलों में इन 40 अंग्रेज अधिकारियों की देखभाल किया करता था। अर्थात इन उसको ड्यूटी लगा रखी थी महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। ये जो फैक्ट है ये 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा यहाँ भी कि ये वही जग मंदिर है दोस्तों जिस जग मंदिर का निर्माण कार्य महाराणा प्रताप के पोते के द्वारा किया गया था। और महाराणा प्रताप के पोते का नाम था करण सिंह। वो उन कार्यों को कर रहा था, लेकिन वो अधूरे में ही इन महलों को बनाने के दौरान क्या हो गया? मर गया। और उसके बाद इन महलों का निर्माण कार्य जो है उसके बाद करण सिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ये जग मंदिर के महल भी बड़े प्रसिद्ध हैं जिनका निर्माण महाराणा प्रताप के पोते, याद रखिएगा, करण सिंह के द्वारा क्या है? शुरू किया गया था। और बाद में इसका निर्माण कार्य पूरा जो है वो क्या है? करण सिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। मैं जैसा कि उस फैक्ट के बारे में चर्चा कर रहा था तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ये महाराणा स्वरूप सिंह जी अपने शासनकाल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनकी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद आती है कि आपको याद हो तो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक विजय स्तंभ बना हुआ है दोस्तों। और उस विजय स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि बिजली गिरने के कारण विजय स्तंभ की ऊपरी इमारत जो थी वो ध्वस्त हो गई थी। और उसके बाद इसी स्वरूप सिंह जी के द्वारा उस विजय स्तंभ की ऊपरी इमारत का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। फिर बात करें महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट
फैक्ट आता है इनके बारे में, और वो आता है कि सती प्रथा से रिलेटेड। ये बड़ा मतलब है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप थोड़ा समझेंगे तो एक कहानी के रूप में भी इंपॉर्टेंट है। कि आपको पता है हमारे देश के अंदर सती प्रथा पर कब बैन कर दिया गया था? सती प्रथा को 1829 के अंदर क्या कर दिया गया था? उस पर पाबंदी लगा दी गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल के अंदर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। लेकिन शायद आपको इस बात का मालूम नहीं हो, लेकिन अगर इस जानकारी को अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। याद रखिएगा, केवल मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस सती प्रथा को, ठीक है ना, हटाने के लिए या इस पर सती प्रथा को लागू न करने के लिए 16 वर्षों तक अंग्रेजी सरकार से पत्र व्यवहार किया था। 16 वर्षों तक अंग्रेजी सरकार से पत्र व्यवहार करते रहे थे, ये याद रखिएगा, 16 वर्षों तक। और कहा जाता है कि उसके बाद जाकर 15 अगस्त 1861 को महाराणा स्वरूप सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मेवाड़ के अंदर सती प्रथा को क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था, या उसे क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि उन्होंने बैन कर दिया 15 अगस्त 1861 को, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि जब इनकी मृत्यु हुई महाराणा स्वरूप सिंह जी की, इनकी मृत्यु भी 1861 के अंदर ही हुई थी। जब इनकी मृत्यु हुई 1861 के अंदर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि महाराणा स्वरूप सिंह की मृत्यु के साथ ही जब महाराणा स्वरूप सिंह मरे तो उनके साथ एक महिला एंजाबाई, जो कि इनकी पासवान थी, ध्यान रखिएगा, वो एंजाबाई इनके साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। एंजाबाई 1861 के अंदर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के साथ सती हुई थी। और ये भी याद रखिएगा कि ये अंतिम महिला थी जो कि मेवाड़ के अंदर क्या थी? सती हुई थी। अर्थात मेवाड़ के महाराणाओं के अंतर्गत होने वाली अंतिम सती महिला कौन थी? एंजाबाई थी, जो महाराणा स्वरूप सिंह के साथ क्या हुई थी? उनके मरने के बाद क्या हुई थी? सती हुई थी। तो ये हमें अंतिम उदाहरण मिलता है मेवाड़ के महाराणाओं के साथ सती होने वाली किसी महिला का, तो उसका नाम था एंजाबाई। तो ये थे हमारे स्वरूप सिंह जी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का बढ़ चढ़कर साथ दिया और कहीं ना कहीं 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण भी दी। और सबसे बड़ी बात, महाराणा स्वरूप सिंह के काल में सिक्कों के अंदर क्या होने लगा था? मतलब ना नकली सिक्के चलने लगे थे, और कहीं ना कहीं इसीलिए इन्होंने अपने काल के अंदर नए सिक्के चलाए, जिन सिक्कों को स्वरूपशाही सिक्कों के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इन स्वरूपशाही सिक्कों के एक साइड के ओर याद रखिएगा दोस्ती लंदन नामक शब्द क्या किया था? इन्होंने लिखवाया था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दोस्ती लंदन नामक शब्द जो है वो किन के सिक्कों के पीछे लिखा हुआ मिला हमें? मेवाड़ के सिक्कों के पीछे। और मेवाड़ में किस राजा के सिक्कों के पीछे? स्वरूप सिंह के सिक्कों के पीछे, जिन्हें स्वरूपशाही सिक्कों के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये 1857 की क्रांति के कुछ फैक्ट और अन्य कुछ फैक्ट जो हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 92 नंबर, ठीक है ना। और 92 नंबर पर जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और है सरल, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, मोतीलाल तेजावत या अन्य चीज़ों के बारे में बहुत बड़ी डिटेल ले लेते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातें क्या नहीं करते, हम पढ़ते हैं नहीं है कि भी इनका जन्म कहाँ हुआ या इन्होंने नौकरी कहाँ की, और वहीं से देखो एग्जामिनर क्या कर रहा है, क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोतीलाल तेजावत के बारे में। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ, इसी क्वेश्चन को हम यहीं से ले लेते हैं। और मोतीलाल तेजावत का जन्म याद रखिएगा दोस्तों कहाँ हुआ था? कोलियारी गाँव के अंदर हुआ था। और कोलियारी गाँव जो है वो राजस्थान के अंदर कहाँ पड़ता है? ठीक है ना, राजसमंद के अंदर पड़ता है। अब बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में कि मोतीलाल तेजावत क्या है। और मोतीलाल तेजावत जो है वो कोलियारी गांव जो है दोस्तों वो राजसमंद में नहीं, उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। किस जगह पर है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं मोतीलाल तेजावत। तो यहाँ पर देखो एक शब्द मिल रहा है दोस्तों, झाड़ोल। तो जाडोल का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जाडोल जो है उसका संबंध भी मोतीलाल तेजावत से ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जाडोल का संबंध भी मोतीलाल तेजावत से ही है। क्यों है वो थोड़ा बता देता हूं कि मोतीलाल तेजावत ने इसी जाडोल ठिकाने के अंदर याद रखिएगा नौकरी की थी। ठिकाने की क्या की थी? नौकरी की थी। अर्थात इनकी नौकरी जो है वो जाडोल ठिकाने के अंदर ही लगी थी, ध्यान रखिएगा। फिर बाद में जब इन्होंने देखा कि भीलों और गरासियों पर मेवाड़ सरकार जो है वो जुल्म कर रही है, इसीलिए उन्होंने उस जाडोल ठिकाने की उस नौकरी को छोड़कर भीलों और गरासियों के साथ क्या है उनके उद्धार के लिए वो क्या हो गए थे? जुड़ गए थे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आती है मोतीलाल तेजावत के थोड़े परिवार के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ताकि क्या है कि अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे भी थोड़ा देख पाओ। मोतीलाल तेजावत के पिता का नाम नंदलाल था, ध्यान रखिएगा। पिता का नाम क्या था? नंदलाल। माता का नाम क्या था? केसरबाई। माता का नाम था केसरबाई, ये ध्यान रखिएगा। ये थे इनके पिता और केसरबाई थी इनकी माता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी पत्नी का नाम लहरबाई था। पत्नी कौन थी? लहरबाई। लहरबाई, ये इनके परिवार में थे।
जैन ओसवाल परिवार के अंदर क्या थे, जन्मे थे, बढ़िए थे, ठीक है ना। जैन ओसवाल परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मोतीलाल तेजावत ने ही, याद रखिएगा दोस्तों, भीलों के द्वारा किया जाने वाला एक आंदोलन था जिसका नाम था भौमट भील आंदोलन। और भौमट भील आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। भौमट भील आंदोलन जो है दोस्तों, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो भौमट भील आंदोलन मेवाड़ के अंदर क्या हुआ था, शुरू हुआ था। भौमट भील आंदोलन, भौमट भील आंदोलन ये मेवाड़ के अंदर शुरू किया गया था। और मेवाड़ के अंदर किस क्षेत्र के अंदर से शुरू हुआ था, मेवाड़ के अंदर मात्रकुंडिया नाम का एक क्षेत्र है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर मात्रकुंडिया में यह आंदोलन सन 1921 के अंदर हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भौमट भील आंदोलन, इसकी शुरुआत की गई थी मात्रकुंडिया नामक क्षेत्र से जो चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, जो मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था। 1921 के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी। मोतीलाल तेजावत ने उसी वक्त, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, एक मांग पत्र भी क्या किया था, ठीक है ना, बनाया था, जिस मांग पत्र के अंदर टोटल कितनी मांगे थी, 21 मांगे थी। और उन्हीं 21 मांगों को, याद रखिएगा, मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। उन्हीं 21 मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इस मेवाड़ की पुकार के बारे में बात करें और इसके बाद थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में, कि इस भौमट भील आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल तेजावत ने एक नारा दिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नारा है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। और वो नारा था, ना हाकिम ना हुक्म, ना हाकिम और ना हुक्म। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई राजा है, और ना ही अब राजा का कोई आदेश है कि जब वो हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं, जब वो हमारे अत्याचारों को नहीं देख रहे हैं, जब वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ना तो आज के बाद कोई आदेश है और ना ही आदेश देने वाला कोई अधिकारी है, अर्थात न हाकिम न हुक्म। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा दिया गया था। मोतीलाल तेजावत को भील लोग बड़े प्यार से बावजी कहकर पुकारा करते थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बावजी, याद रखिएगा, मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है, बावजी। और दूसरी बात करें तो मोतीलाल तेजावत को ही आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आदिवासियों का मसीहा। तो ये थे हमारे मोतीलाल तेजावत, जिनके बारे में हमने कुछ कुछ फैक्ट लिए हैं, आदिवासियों का मसीहा। बाकी तो आप जानते ही हो कि कितना भी करवा लें इसमें कहीं चीज़ें कहें कमी पड़ेंगी, लेकिन जैसे जैसे इनके बारे में या इनसे संबंधित कुछ चीज़ें आएंगी, हम इनके बारे में और अधिक जानकारियाँ क्या हैं लेते रहेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा कोलियारी गाँव के अंदर हुआ। कोलियारी गाँव जो है वो कहाँ पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा दोस्तों कि उदयपुर के अंदर ये गाँव पड़ता है और जाड़ोल ठिकाने की इन्होंने क्या की थी, नौकरी भी की थी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 92 नंबर का। और अब बात करते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन की। थोड़ा इसे ये लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये कभी पूछे नहीं गए, लेकिन ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, इस तरह की संस्था के बारे में पूछा गया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा अपने ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उदयपुर में स्थापित, थोड़ा ध्यान रखिएगा, उदयपुर में स्थापित, ठीक है, उदयपुर के अंदर स्थापित, ठीक है, देश हितैषणी सभा, याद रखिएगा, देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो दोस्तों, और बड़ा नाम देखिए, देश हितैषणी सभा कि मतलब देश के हित को साधने वाली सभा। और इसके ऑप्शन देखेंगे तो बड़े अजीब, बड़े जबरदस्त वो है ऑप्शन है। देखो, नंबर 1 सती प्रथा का उन्मूलन करना, नंबर 2 विवाह संबंधी कठिनाइयों का क्या करना, समाधान करना, ठीक है ना, छुआछूत की समस्या का निराकरण करना, और स्त्री शिक्षा को क्या करना, प्रोत्साहन देना। सबसे पहले हम बात करेंगे तो हम इस देश हितैषणी सभा के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, देश हितैषणी सभा का गठन जो है वो राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर हुआ था, उदयपुर में हुआ था। और इसका गठन जो हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी 2 जुलाई सन 1877 में हुई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 जुलाई सन 1877 में देश हितैषणी सभा की स्थापना जो है वो उदयपुर में हुई थी। और सबसे बड़ी बात, उदयपुर में हुई थी और इस समय इसकी अध्यक्षता जो थी, ये किसकी अध्यक्षता के अंदर इस संस्था की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा मेवाड़ के महाराणा थे उस समय, और उन महाराणा का नाम था महाराणा सज्जन सिंह। अर्थात महाराणा सज्जन सिंह के टाइम के अंदर इस संस्था की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। उनकी अध्यक्षता के अंदर उदयपुर में 2 जुलाई 1877 के अंदर इस संस्था को स्थापित किया गया था। और इस संस्था का मुख्य
उद्देश्य क्या था? इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि राजपूतों के अंतर्गत विवाह में अत्यधिक खर्चा किया जाता है। दूसरी बात, त्याग प्रथा जैसी कुछ ऐसी प्रथाएं भी थी जो भी उस समय विवाह के खर्चे को क्या कर दिया करती थी, बढ़ा दिया करती थी। इसीलिए इस संस्था का मुख्य कार्य था कि विवाह संबंधी कठिनाइयों और विवाह संबंधी समस्याओं का क्या करना, समाधान करना, या कठिनाइयों का क्या करना, समाधान करना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट संस्था आई है ये, और नो डाउट ये पहली बार एक नया क्वेश्चन आया है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना हमें प्रेरित करते हैं कि दूसरी संस्थाओं को भी हम क्या करें, पढ़ें। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उदयपुर में ये संस्था स्थापित हुई थी 2 जुलाई 1877 में। उस समय अध्यक्षता जो थी उन किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। और सबसे बड़ी बात, ये संस्था जो है वो विवाह संबंधी कठिनाइयों का क्या कर रही थी, समाधान कर रही थी। या विवाह उस समय राजपूतों के जो सामंतों के या ठिकानेदारों के बेटियों के या बेटों के जो विवाह हुआ करते थे, उनमें जो खर्चा बहुत अधिक हुआ करता था, उनके उस समस्याओं का ये क्या किया करते थे, समाधान है किया करते थे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे बहु विवाह हुआ, त्याग प्रथा हुई, इन सब समस्याओं को वो दूर करने वाली संस्था थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो भी प्रजामंडल से है, और उस क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है कि तनसुक मित्तल, 94 नंबर पर यह क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तनसुक मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से है? बड़ा इंपॉर्टेंट, और मुझे काफ़ी मतलब है ना अच्छा लगता है इस प्रकार का क्वेश्चन समझाना, क्योंकि इसमें एक ऐसी ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे क्या चीज़ें थोड़ी क्या है याद हो जाती हैं। तो सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं, तनसुक मित्तल किस प्रजामंडल के मतलब है ना नेता थे, या किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो इसका उत्तर आता है दोस्तों कोटा प्रजामंडल। ध्यान रखिएगा, कोटा राज्य का जो प्रजामंडल था, उस प्रजामंडल के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में या अन्य कार्यकर्ता के रूप में तनसुक दास मित्तल का क्या लिया जाता है, संबंध लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं एक बार, थोड़ा सा मैं कुछ लोगों के कार्यकर्ताओं के नाम लिख देता हूं। कोटा प्रजामंडल से और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक जिनका नाम क्या था, नैनूराम शर्मा। तो ध्यान रखिएगा, नैनूराम शर्मा का संबंध भी कोटा प्रजामंडल से है। अन्य कार्यकर्ताओं में बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया, एक व्यक्ति कौन है, तनसुक दास मित्तल, ठीक है। तो तनसुक दास मित्तल आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति और कौन है, मदन लाल, ठीक है ना, मदन लाल, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करें तो इसके अंदर और व्यक्ति कौन आते हैं, तो उनमें एक व्यक्ति आ जाता है डाया भाई, ठीक है ना, डाया भाई। और एक व्यक्ति की और बात करें तो इसमें आ जाता है लक्ष्मीदास, ये लीजिए दोस्तों। अब इसके अलावा भी और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर इतने लोगों का ही अगर आप नाम रख लीजिएगा, याद कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं पेपर में हमें सहायता मिल जाती है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कोटा प्रजामंडल की, तो देखिए कोटा प्रजामंडल को अगर याद करें तो देखो इन लोगों को आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनको आप एक ऐसे तरीके से याद कर सकते हो जो बड़ा साधारण है और उससे आपको याद हो जाएगा। वो तरीका क्या है वो देखिए आप। जैसे मान लीजिए हम कोटा प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे हैं और ये पढ़ना चाह रहे हैं कि कोटा प्रजामंडल के दौरान जो हैं कि वो कौन कौन से लोग थे या कौन कौन से कार्यकर्ता थे। तो आप एक देखिए, कोटा का मतलब है कोट। तो आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप कोट पहनोगे तो कोट पहनने पर सर्दियों में एक प्रकार से क्या होता है, कोट वाला व्यक्ति जो है ना वो दूसरे लोगों में क्या होता है, अलग ही दिखाई देता है, भिन्न ही दिखाई देता है। तो एक व्यक्ति और याद रखिएगा आप, अभिन्न हरि, ठीक है, अभिन्न हरि, उनका भी संबंध किससे है, कोटा प्रजामंडल से ही है। तो आप अब इसको यूं याद रखिए कि कोट पहना हुआ व्यक्ति दूसरे लोगों से क्या लगता है, भिन्न लगता है। तो भिन्न से हो गया क्या, अभिन्न। तो एक व्यक्ति तो हो गए अभिन्न हरि। अब दूसरी बात, कोट पहना हुआ व्यक्ति आंखों को क्या करता है, सुख प्रदान करता है, नैनों को। तो याद रखिएगा कि वो क्या हो गया, नैनूराम। तो कोट पहना हुआ व्यक्ति जो है आंखों के अंदर जल्दी आता है, दूसरे लोग साधारण होते हैं वो जल्दी आते नहीं हैं, तो उससे हो गया नैनूराम शर्मा। फिर उसके बाद कोट पहने हुए व्यक्ति को तन क्या होता है, तन को सुख प्रदान करता है, वो सर्दी नहीं लगती है, आदमी जो है कंफर्टेबल महसूस होता है, एक बाबू बन जाता है एक प्रकार से, है ना, ठीक है ना, बाबू मोशाए बाबू, सोना बाबू बन जाता है। तो यही मान के चलिए आप कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि भी कोट पहना है तो तन को क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। तो सुख मिल रहा है तो आप क्या याद हो जाएगा, तन सुख हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद तन सुख, तन को ही हम क्या बोलते हैं, बदन, तन को ही हम क्या बोलते हैं, बदन। तो ये देखिए बदन से क्या बन गया, मदन बन गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए, अगर कोट में इतने फायदे हैं, ठीक है ना, कि भी तन को सुख भी प्रदान कर रहा है, नैनो को भी सुख प्रदान कर रहा है, नैनो को वो भा रहा है, ठीक है ना, लोगों में सबसे अलग दिखा रहा है, बदन जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा भी तो क्या कहेगा, हाँ भाई दे। तो यहाँ आ जाएगा क्या, दाया भाई। तो याद रखो वो क्या बन गया, दाया भाई बन गया। फिर उसके बाद आता है कि आप देखिए कोट होगा तो कोट में बड़ी बड़ी जेबें होंगी। अब बड़ी बड़ी जेबें किस लिए रखी जाती हैं भाई, आज के टाइम में तो लोग मोबाइल रख लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम में बड़ी बड़ी जेबें पैसों के लिए रखी थी, और पैसों को क्या कहते हैं, लक्ष्मी। तो यहाँ आ गया लक्ष्मी
लक्ष्मीदास। तो देखिए एक छोटी सी ट्रिक से आप सारे नाम याद हो जाएंगे। कैसे, एक बार दोबारा इसको रिपीट करते हैं। हम बात कर रहे हैं कोटा प्रजामंडल की, तो कोटा हो गया, तो कोट क्या करता है, आप पहना हुआ व्यक्ति जो है वो नैनो को क्या करता है, अच्छा लगता है, तो नैनूराम शर्मा। सबसे अलग लगता है, भिन्न लगता है, तो अभिन्न हरि। फिर हम बात करते हैं तो ये तन को सुख प्रदान करता है, तो तन सुख, ठीक है ना। फिर हम बात करें तो तन मतलब बदन तंदुरुस्त हो जाता है, ठीक है, कोट पहनकर, तो वो हो गया। फिर बात करते हैं कि ला भाई दे भाई दे, हमें भी दे, तो डाया भाई हो गया। और अंततः रह गया क्या, ठीक है ना, कि कोट की जेब में क्या रखते हैं, पैसे, अर्थात लक्ष्मी, तो क्या आ गया, लक्ष्मीदास। तो इस तरह आप कोटा प्रजामंडल के सभी लोग जो हैं वो इस तरह से एक छोटी सी लाइन से, एक छोटी सी बात से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और इसी प्रकार याद रखिएगा, इसमें एक ऑप्शन आता है तनसुख मित्तल, तनसुख लाल मित्तल या तनसुख दास मित्तल, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो ऑप्शन का उत्तर है ये किसका हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, कि ये किससे जुड़ा हुआ है, कोटा प्रजामंडल से क्या है, जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अगला 24 नंबर का क्वेश्चन, और जो कि उस समय एग्जाम के अंदर कितने नंबर पर आया है, ठीक है ना, 95 नंबर पर। 24 का तो नहीं है, ये मेरी उसमें पीडीएफ में दिखा रहा है 24, लेकिन वैसे नहीं है, ठीक है। तो 5 नंबर पर बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देसी रियासत से क्या है, संबंधित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बरड़, ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग बरड़ को कम पढ़ते हैं और बरड़ की जगह पर हम एक शब्द लेते हैं और वो शब्द है बूंदी। ध्यान रखिएगा, हम बोलते हैं बूंदी किसान आंदोलन। अभी एक चीज़ देखिए कि मैंने अभी एक आदमी का नाम लिया था, नैनूराम शर्मा, ठीक है ना, कोटा प्रजामंडल से जुड़े थे। लेकिन कितनी अजीब बात है कि नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल से जुड़े थे, लेकिन जब किसान आंदोलनों की बात आती है तो याद रखिएगा बूंदी प्रजामंडल के अंदर, बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे, पंडित नैनूराम शर्मा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा जो है वो बूंदी क्या है, किसान आंदोलन के क्या रहे हैं, नेतृत्व करता रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी बताया कि बूंदी किसान आंदोलन को ही हम क्या कहते हैं, बरड़ कहते हैं, बरड़ किसान आंदोलन। अब बरड़ क्यों कहते हैं, तो उसका थोड़ा सा एक चीज़ बताऊं कि जैसे मान लीजिए अब बूंदी जिला है ये, ठीक है ना, अब बूंदी जिला है, तो बूंदी जो जिला है, इस बूंदी जिले का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना, बूंदी जिले का ध्यान रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है ये बीहड़ इलाका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, बीहड़ इलाका है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, ये बीहड़ इलाका है, ठीक है। अब ये बीहड़ इलाका है और ये बिल्कुल जो है वो किससे चिपते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल क्या है, इधर इस क्षेत्र पड़ता है भीलवाड़ा का, जिसका नाम है बिजोलिया। ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है, बिजोलिया। मतलब वो क्षेत्र जो बिल्कुल बिजोलिया से चिपते हैं और बूंदी के अंदर है और बीहड़ इलाका है और बूंदी के दक्षिण पश्चिम हिस्से की तरफ क्या पड़ता है, ठीक है ना, आता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, बरड़ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, वो क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है, बरड़ के नाम से जाना जाता है। दोबारा बताता हूं दोस्तों मैं आपको, याद रखिएगा, बूंदी का एक बीहड़ वाला इलाका जो बूंदी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आता है और जो बिल्कुल बिजोलिया से सटा हुआ है, वो क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है, बरड़ के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए वहां के किसानों ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन को हम बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। और नो डाउट ये क्षेत्र बूंदी में आता है, इसलिए बरड़ किसान आंदोलन को ही हम किसका नाम दे देते हैं, बूंदी किसान आंदोलन का क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। तो ये दोनों नाम जो है दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक जैसे हैं। और यहाँ पर जब हम बूंदी किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा याद रखिएगा, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान एक घटना घटित हुई थी और वो घटना किस गांव की है, याद रखिएगा दोस्तों, डाबी नामक गांव की है, डाबी नामक गांव की है, ध्यान रखिएगा। और डाबी नामक गांव की ये जो घटना है ये 2 अप्रैल सन 1923 को घटित हुई थी। 2 अप्रैल 1923 को ये घटना घटित हुई थी। और इस घटना के अंतर्गत हुआ क्या था, 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक जगह पर बूंदी किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पर किसानों की एक सभा हो रही थी। और उस सभा को तितर बितर करने के लिए, उस सभा को खत्म करने के लिए बूंदी सरकार ने एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और उस पुलिस अधीक्षक का नाम था इकराम हुसैन, ठीक है ना, इकराम हुसैन, जो बूंदी के पुलिस अधीक्षक थे। और इसी इकराम हुसैन के साथ एक थानेदार और हुआ करते थे जिनका नाम था कल्याण सिंह। और इस कल्याण सिंह ने बूंदी के हेड कांस्टेबल को और अपने साथ शामिल किया और वो हेड कांस्टेबल था सरदार मल। ये बूंदी के डाबी का हेड कांस्टेबल था। सरदार मल को बुलाया और इन लोगों ने यहाँ पर
बेचारी सभा जो थी शांतिपूर्ण धरने पर बैठी थी, उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और उस अंधाधुंध फायरिंग में 2 किसान जो हैं वो मारे गए थे, जिनमें एक का नाम था नानक जी भील और एक का नाम था देवी सिंह गुर्जर। याद रखिएगा, नानक जी भील का संबंध भी किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से है। और यही वह नानक जी भील है जिस नानक जी भील की याद में, उनकी मृत्यु पर, ठीक है ना, माणिक्यलाल वर्मा ने, याद रखिएगा, शीर्षक जो था वो एक गीत का जिसका नाम था अर्जी, तो अर्जी शीर्षक नामक गीत जो है वो माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में क्या किया था? गाया था, या उसको लिखा था, या उनको समर्पित किया था। तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा कि बूंदी किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, जिस गीत का शीर्षक क्या था? याद रखिएगा, अर्जी। माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत और लिखा था दोस्तों, वो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान लिखा था, जब ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की जा रही थी? स्थापना की जा रही थी। उस दौरान उन्होंने पंछिड़ा नामक गीत लिखा था। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसी बूंदी किसान आंदोलन का संबंध जो है वो माणिक्यलाल वर्मा से भी है, नानक जी भील से भी है, और उन दोनों का संबंध एक गीत से है, जिस गीत का शीर्षक जो है वो क्या है? अर्जी है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी डिटेल जो है वो आपको इस पूरे क्वेश्चन के साथ साथ इस पूरे विवरण को भी क्या कर देगी, ठीक है ना, अच्छी तरह समझा देगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, वर्तमान राजस्थान के गठन की सारी प्रक्रिया कब संपूर्ण हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और नो डाउट बहुत सरल भी है। आप देखिए गौर से कि यदि आप देखोगे तो हमारे राजस्थान का कोई भी चरण जो है 1947 में तो हुआ ही नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि वर्तमान राजस्थान जो आज है हमारा राजस्थान, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर जिसे कहा जाता है, वो कह रहा है कि वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो सारी प्रक्रिया आप जानते हो, हमारे राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरण लगे थे दोस्तों? 7 चरण लगे थे। कुल कितने चरण लगे थे? 7 चरण लगे थे। टेक्निकल टीम को कहूँगा, काफ़ी गर्मी लग रही है, ठीक है ना तो थोड़ा इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, हमारे क्या है, टोटल 7 चरण लगे थे, और 7 चरण लगे थे, और 7 चरण जो है, इन 7 चरणों के दौरान हमारे राजस्थान का क्या हो गया था? मतलब है ना, एकीकरण क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। तो नो डाउट आप जानते हो 7 चरणों के अंदर जो हमारा अंतिम चरण था, क्योंकि उसने बोला है कि प्रक्रिया कब समाप्त हो गई, ठीक है ना, वो गठन की प्रक्रिया कब कंप्लीट हुई, संपूर्ण हुई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया जो है, अगर हम ये कहें कि ये कब खत्म हुई, तो इसका मतलब जरूर ये अंतिम चरण में कंप्लीट हुई होगी। और अंतिम चरण हमारे राजस्थान का जो है वो क्या है? 1 नवंबर सन 1956 है। और आप देखोगे दोस्तों कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर 1956 का कोई और ऑप्शन ही नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है। तो देखो कितना सरल क्वेश्चन है कि कहाँ पजल होने की जरूरत नहीं है, बस केवल क्वेश्चन को बड़े आराम से समझने की जरूरत है। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए, क्वेश्चन को बड़े आराम से प्यार से समझिए, उसके उत्तर देखते ही आपको आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी? याद आ जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो मैंने आपको बताया हमारा राजस्थान के एकीकरण शुरू कब हुआ है? 1948 में। तो ये तो शुरू हुआ है, 1949 तक भी चल रहा है, और कंप्लीट कब हुआ है? 1956 में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या रहेगा? नंबर 4 रहेगा, कि 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान की जो प्रक्रिया जो थी, बनने की जो प्रक्रिया थी, गठन की प्रक्रिया जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। और एक चीज़ और थोड़ा यहाँ रखूँगा याद, कि इस 1 नवंबर को ही दोस्तों जब हमारा कंप्लीट ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई, तो इसी 1 नवंबर को हम लोगों ने अपना क्या बनाना शुरू कर दिया था? राजस्थान स्थापना दिवस बना दिया था। ध्यान रखिएगा, राजस्थान स्थापना दिवस। तो याद रखिएगा, राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर बात आए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। एक तो है राजस्थान स्थापना दिवस कि राजस्थान स्थापित हो गया है, वो हो गया 1 नवंबर 1956 को, इसीलिए 1 नवंबर से हमने स्थापना दिवस मनाना शुरू किया। लेकिन राजस्थान की वो 4 रियासतें जो एकीकरण के अंदर शर्त को पूरा करती थी, 2 शर्तों को पूरा करती थी और एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर सकती थी, वो 4 रियासतें चौथे चरण तक मिला ली गई थी वृद्ध राजस्थान में। इसीलिए उसी दिन हमने क्या बनाना शुरू कर दिया था? राजस्थान दिवस बनाना शुरू कर दिया था। तो ये हमारा जो था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था वो 96 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, और ये हमारा ये दोस्तों ये लीजिए, भी हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको पीछे पेपरों की तरह ये पेपर भी बड़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा और इनकी व्याख्या भी आपको समझ में आई होगी। आपका प्यार, आपका सहयोग मुझे भरपूर मिल रहा है कमेंट्स के माध्यम से और व्यूज़ के माध्यम से।
आशा करूंगा कि आप इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहेंगे और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे और चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह एक नए पेपर के तरफ और उनके क्वेश्चनों की तरफ और उनकी बड़ी सी और सुंदर सी व्याख्या के साथ। इतने में मुझे इजाज़त दीजिए। मैं विनोद कश्यप आज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।